हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बाल विकास के बारे में बात कर रहे हैं और हमने शेषावस्था के बारे में पढ़ा। आज हम शेषावस्था की कुछ विशेषताएं देख रहे हैं कि शेषावस्था में बच्चे की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शेषावस्था की विशेषता है या ये बाल्यावस्था की है या किसी और अवस्था की विशेषता है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शेषावस्था या पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो चलो देखते हैं क्या बात है कि शेषावस्था की क्या विशेषता है। तो पहला देखो कि सीखने का आदर्श काल। इसे क्या कहा? सीखने का आदर्श काल। हमने कल भी देखा था कि सीखने का आदर्श काल किसे कहा? तो शेषावस्था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जल्दी सीखते हैं और जो इस अवस्था में बच्चे सीखते हैं वो जीवन भर उनके कार्य करता है, इसीलिए इसे सीखने का आदर्श काल का। तो ये किसने कहा था? ये वैलेंटाइन ने कहा था। वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा था। दूसरा है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, क्योंकि इस समय जो बच्चे ने सीखा है वो जीवन भर उसके कार्य करता है। जीवन भर जैसे जो व्यवहार उसने सीखा वही व्यवहार वो आगे तक उसको लेकर चलता है। अगर उसने कोई गलत कार्य सीखे तो वो गलत काम करेगा, अगर सही चीज सीखी तो सही काम। तो ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जब बच्चे को हम सही शिक्षा भी दे सकते हैं और गलत शिक्षा भी दे सकते हैं। उसमें सही गलत समझने का उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो सही गलत समझे कि क्या सही है क्या गलत है। जैसा हम बता रहे बच्चे वैसा सीख रहे हैं। इसलिए ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब हम बच्चों को जो बनाना चाहते हैं हम वो बना सकते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं हम वो वैसा बच्चे को बना सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काल का भावी जीवन की आधारशिला, क्योंकि ये क्या होती है? नींव होती है। जब बच्चा जैसे एक घर की नींव होती है वैसे बच्चे की ये नींव होती है। जैसा बच्चे ने इस समय जैसा व्यवहार सीखा, जैसा उसने दूसरों को करते देखा वैसा ही वो खुद भी करता है। ऐसे खिलौने की आयु, क्योंकि इस समय बच्चा खिलौने से ज्यादा खेलता है, खिलौनों से खेल खेल के ही सबसे ज्यादा सीखता है। तो इसलिए खिलौने की आयु, क्योंकि उन्हें वह बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं कि ये क्या है। क्यों? और इस समय ये बच्चे अतार्किक चिंतन की अवस्था करते हैं, यानी चिंतन करने शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्या अतार्किक, बिना लॉजिक के। अतार्किक यानी तार्किक होता है जहां लॉजिक लगता है, और बिना लॉजिक के जहां सोचना हो रहा है, जहां जैसे बच्चा बोलता है चांद मेरे साथ चल रहा है, गुड़िया रो रही है, इसे भूख लग रही है। जैसे अगर बच्चा गिर गया किसी टेबल से ठोकर खा के तो वो क्या बोलता है कि टेबल ने मुझे मारा। तो ये क्या इलॉजिकल बातें। तो ये इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है? अतार्किक चिंतन की अवस्था। नेक्स्ट देखो कि अजीबोगरीब अवस्था, यानी इस समय बच्चा अजीबोगरीब चीजें करता है। जैसे कभी हंस रहा है, कुछ ही टाइम में रोने लग गया, और कभी इतना जिद्दी कर रहा है, कभी इतना प्यार से खेल रहा है। तो इस समय की जो टाइम होता है बच्चा बहुत अजीबोगरीब चीजें करता है, उन्हें खुद नहीं पता होता। हम उनकी एक ही कुछ ही टाइम बाद बच्चा क्या बिहेव करेगा हम ये चीज भी नहीं समझ सकते हैं कि अभी तो वो हंस रहा है, हंसते हंसते वो कब रोने लग जाए, कब वो इतनी शैतानी करने लग जाए। तो इन चीजों के बारे में हमें समझ ही नहीं होती कि कब वो अचानक क्या रिएक्ट करेगा। अजीबोगरीब बातें करना, इसलिए इस अवस्था को अजीबोगरीब अवस्था कहा। अजीबोगरीब बातें कि जैसे कि आसमान नीचे क्यों नहीं है, ये ऐसी जो बातें हैं जो जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो वो अजीबोगरीब बातें ही होती है। अब बक्की अवस्था, चैटर बॉक्स। अब बच्चा इतना बोलता है कि आप परेशान हो जाओगे उसके सवालों का जवाब देते देते। बच्चा हर चीज, ये क्या है, क्यों है, ये क्यों कर रहे हो, ये क्या होता है, इससे क्या होता है, ये ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। यानी बच्चे को क्यूरोसिटी इतनी होती कि उन्हें हर चीज जाननी होती, और इसके लिए वो इतना बोलते हैं, खुद से बातें करते रहते हैं, डॉल के साथ खेल रहे हैं उससे बातें कर रहे हैं। तो ये जो टाइम होता है ये शेषावस्था, ये बक्की अवस्था होती है कि उन्हें हर चीज जानना होता है।
पूरे दिन बच्चा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कुछ ना कुछ खेलता रहता है, गुड़िया से बातें कर रहा है, कोई और सामान है जैसे एरोप्लेन बना रहा है, पेन का एरोप्लेन बना रहा है, यानी कुछ भी, लेकिन बस बच्चा बोलता रहता है, सवाल पूछता रहता है। नाजुक व खतरनाक अवस्था, अब ये बड़ा ही सेंसिटिव टाइम भी होता है, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता कि किससे उसको डरना है, किससे उसको नहीं डरना। बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते वो ऐसी चीज को छू ले या ऐसी कुछ कर ले काम जिसके बारे में उसे पता ही नहीं। जैसे ऐसी भी, मैंने भी ऐसे कुछ केस देखे थे जिसमें बच्चा कोई चीज लिक्विड पी लिया और उसकी मौत हो गई। जैसे जैसे कि बाथरूम में एक लिक्विड होता है जिससे क्लीन होते हैं बाथरूम, उसको बच्चा पी लिया, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उससे ये इस चीज की नॉलेज नहीं होती कि इस चीज को करने से वो मर सकता है या गिर सकता है, उसकी लग सकती है। तो इसीलिए बच्चों पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी वो रेलिंग के ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि वो गिर भी सकते हैं। कभी खेलते खेलते हमने देखा है बहुत बार बच्चे गिर जाते हैं, सीढ़ियों से गिर जाते हैं। तो ये टाइम क्या बड़ा ही नाजुक होता है और बड़ा ही खतरनाक, क्योंकि इस टाइम बच्चे को खतरों के बारे में पता नहीं होता और वो उन पे आ जाता है या उन पे हावी हो जाता है। तो इसीलिए नाजुक और खतरनाक अवस्था कहलाती है। नामकरण विस्फोट की अवस्था, नेमिंग एक्सप्लोजन स्टेज, यानी इसमें क्या होता है, बच्चों में क्यूरोसिटी होती है हर चीज जानने की। ये क्या है, इनका क्या नाम है, इसे क्या कहते हैं। तो इस टाइम क्या है, बच्चे का जो डिक्शनरी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। बच्चे की डिक्शनरी में क्या हो रहा है, काफी इंप्रूवमेंट होता है। जैसे बच्चे को एप्पल देखा तो उसने क्या ये एप्पल समझ लिया कि इसे क्या कहते हैं, एप्पल। तो वो आगे जाके भी इसे हमेशा जैसे उसने देखा तो एप्पल को पहचान जाएगा। तो ये क्या नामकरण, इसमें बच्चा हर चीजों के नई नई, उसके लिए तो बच्चे के लिए हर चीज नई है और हर चीजों का नाम वो जान रहा है। तो वो क्या नामकरण की अवस्था होती है। ये किसने कहा, पियाजे के अनुसार, क्योंकि इस समय क्या बच्चा हर चीज के नाम जानने की उनमें क्यूरियोसिटी होती है, क्या है ये, इसका क्या यूज है। तो इस प्रकार बच्चे अलग अलग नाम जानते हैं, तो इसलिए इसे नामकरण की अवस्था कही है, नामकरण विस्फोट की अवस्था। अब देखो शेषावस्था की प्रमुख विशेषताएं देखो। कल्पना की सजीवता, एनिमिज्म, उन्हें क्या लगता है जो निर्जीव चीज में उन्हें लगती है कि वो क्या है, सजीव। जैसे डॉल है तो बच्चों को क्या लगता है ये क्या है, ये भी जिंदा है, उनके साथ वैसे ही बातें करना जैसे कि वो हमसे करते हैं। तो ये क्या उनके लिए क्या है, जो निर्जीव चीजें भी सजीव फील होती है, इसलिए इसको क्या कहा, कल्पना की सजीवता, एनिमिज्म। जैसे वो क्या बोलते हैं कि गुड़िया क्या रो रही है, तो ये क्या है, उनको क्या लगता है कि वो सच में रो रही है, तो इसलिए इसे कल्पना की सजीवता का। नेक्स्ट क्या है, आत्मकेंद्रिता यानी ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या क्या मतलब है कि बच्चों को क्या लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है, जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही सब सोच रहे हैं, उनके इर्द गिर्द वो सब जैसे वो क्या कर रहे हैं कि जैसे टीवी देख रहे हैं और टीवी के सामने खड़े हैं तो उनको लग रहा है कि पीछे वाला भी टीवी देख पा रहा होगा। क्यों, क्योंकि वो देख पा रहे हैं, उन्हें लगता है कि चांद उनके साथ साथ चल रहा है, सब भी यही सोचते होंगे। तो ये क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म, जहां वो अपनी बात को सही मानता है कि यही चीज सब सोचते होंगे। वो बोलता है कि गुड़िया रो रही है तो उन्हें भी लगता है कि बड़े भी यही सोचते होंगे कि वो गुड़िया रो रही है। ऐसे ही इसे कहते हैं आत्मकेंद्रिता यानी ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट देखो कि शारीरिक विकास में तीव्रता। शेषवावस्था में बच्चे के शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, यानी उनका जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो काफी जल्दी से होता है, ग्रो, क्योंकि बच्चा क्या काफी छोटा होता है और अचानक उनकी हाइट भी बढ़ना, उनकी बॉडी में ग्रोथ होती है, इंप्रूवमेंट आती है, ताकि वो क्या चलना सीखते हैं, चल फिर पाते हैं, उनमें क्या होती है हर चीज की जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट होता है। जिस प्रकार से जैसे बच्चों के मसल्स क्या हो रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं, जिससे वो चल फिर पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। तो ये सब क्या इनमें शारीरिक विकास में क्या होती है, इस समय तीव्रता होती है, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सीख पाते हैं या बहुत जल्दी जल्दी उनकी ग्रोथ होती है, जैसे लंबाई बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है और उनकी मांसपेशियां मजबूत हो रही है, दौड़ना कूदना, ये सारे काम क्या हो रहे हैं, इसकी वजह से शारीरिक विकास की तीव्रता कहा गया। मानसिक विकास की तीव्रता, उनमें क्या नई नई चीजें सीख रहे हैं बच्चा,
जैसे चीज़ों की रंग पहचानना, उनके नाम जानना, ये क्या है, क्यूब्स है, अलग अलग सवाल पूछना और अलग अलग समस्याओं को हल करना। इसकी वजह से उनमें क्या हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है। इसलिए वो मानसिक विकास की तीव्रता का टाइम होता है, क्योंकि बच्चे के लिए सब चीज़ क्या नई है और हर नई चीज़ के बारे में वो क्या कर रहा है, जान रहा है। तो उसके क्या कर रहा है, मानसिक यानी उसका माइंड काफ़ी जल्दी जल्दी डेवलप हो रहा है। और इस टाइम हमने देखा है, हमने इसकी परिभाषा देखी कि ये जो शेषावस्था है, इस टाइम जितना माइंड का, जितना हम उसका ग्रोथ, माइंड जितना ग्रो करना चाहते हैं उतना ग्रो कर सकते हैं। तो ये किस टाइम है, मानसिक विकास की, इसलिए इसके कहते हैं कि तीव्रता होती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बच्चा जल्दी जल्दी हर चीज़ सीखता है, हर चीज़ को बहुत जल्दी कैच करता है। इसलिए हम जो सिखाना चाहते हैं बच्चे को इस टाइम में सिखा सकते हैं, जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा हम बना सकते हैं, क्योंकि उसका माइंड भी उसी प्रकार से कार्य करने लग जाएगा। हर चीज़ जल्दी सीखेगा कि ये क्या है, इसे क्या कहते हैं। जैसे बच्चा ब्रश करना सीख रहा, बस उन्होंने देखा, बच्चे ने किसी मम्मी को पापा को ऐसे करते देखा और वो खुद से करने लग गया। तो ये क्या है, सीखने में तीव्रता, बच्चा जल्दी जल्दी चीज़ें सीख जाता है। जैसे खेलना सीख गया, चलना, दौड़ना, कूदना, तो ये सब क्या है, बड़ी ही स्पीड से हुआ, इसलिए सीखने की तीव्रता का। नेक्स्ट है दूसरों पर निर्भरता। अब शेषावस्था में बच्चे अपने परिवारजन पे ज्यादा निर्भर होते हैं, उनका हर काम उसके माता पिता कराते हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दूसरों पर निर्भरता। बच्चों को कोई भी काम करना होता है, चाहे नहाना होता है या खेल, जो भी कुछ काम, खाना पीना, हर चीज किस पे, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा, दूसरों पर निर्भरता। अब जैसे बाल्यावस्था है, तो बाल्यावस्था में तो बच्चे दूसरों पर निर्भर नहीं होते, वो खुद से सब खुद का काम करने लग जाते हैं। ऐसे किशोरावस्था में तो ऑब्वियसली खुद पर, दूसरों पर बिल्कुल निर्भर नहीं होते। तो शेषावस्था अगर हमसे ये पूछे, ये कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि आत्मकेंद्रितता किस अवस्था में होती है, तो क्या आएगा उसका आंसर, शेषावस्था। इसलिए हम इसके ये जो विशेषताएं ये देख रहे हैं कि हमसे सीधे ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस अवस्था में दूसरों पर निर्भरता होती है, तो किस अवस्था में होगा, शेषावस्था में। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, आत्म प्रेम की भावना, नार्सिसिज्म। यानी बच्चे क्या होते हैं इस टाइम, खुद को सबसे ज्यादा मानते हैं, खुद को दूसरों की बातों से ज्यादा खुद को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि हमने देखा था ईगो सेंट्रिज्म होता है। वो जैसे बच्चा है, कोई एक और छोटा बच्चा है, तो वो जो बड़ा बच्चा, वो अपनी मम्मी को अगर दूसरे बच्चे से प्यार करते देखेगा तो वो बड़ा ही गुस्सा करेगा, वो बोलेगा ये मेरी मम्मी है। तो ये क्या है, उसमें क्या होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, वो हर चीज खुद के हिसाब से देखना चाहता है। अब जैसे कि बोलता है कि अपनी खुद की फोटो बार बार देखना, अपने कांच में खुद की फेस देखना, तो ये क्या है, ये आत्म प्रेम का लक्षण होता है कि जहाँ बच्चे खुद से ज्यादा प्रेम करते हैं, जैसे ये मेरा खिलौना है, ये मैं ही रखूंगा, यानी अपनी चीज किसी को नहीं देना। उनको ये नहीं पता क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन जो वो सोचते हैं उनको लगता है वही सही है। नैतिकता का अभाव, बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है, बच्चों को सही गलत नहीं पता होता, क्या वो बोल रहे हैं वो चीज़ सही है, ऐसा व्यवहार करना सही है गलत है। जैसे बच्चा कहीं मार्केट गए हम परिवार वालों के साथ में, और वो वहाँ जिद करने लग गया कि मुझे खिलौना चाहिए, वो वहाँ रोने लग गया, वो ज़मीन पे लेट के रोने लग गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये क्या नैतिक है या अनैतिक है, सही है या गलत है। तो इसलिए शेषावस्था में बच्चों में नैतिकता अनैतिकता का गुण नहीं होता। बच्चों का माइंड तो बिल्कुल, बच्चे सीधे होते हैं, उनको सही गलत की नॉलेज नहीं होती, वो हम सिखाते हैं तब बच्चा सीखता है कि बेटा ऐसा करना गलत है या ऐसा करना सही है, तब जाके बच्चे में नैतिकता के गुण आते हैं धीरे धीरे। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, जो जन्मजात होती है, यानी जो जन्मजात इमोशंस उनके अंदर होते हैं, उन्हीं का क्या होता है इस टाइम पे, उसके आधार पर ही व्यवहार। जैसे मूल प्रवृत्तियां जैसे क्या है, रोना, हंसना, खुश होना, या किसी चीज को लेकर जिज्ञासा, प्रेम, ये सब क्या है, मूल प्रवृत्तियां, इनके अनुसार ही वो क्या करता है व्यवहार। जैसे डरना, गुस्सा करना, जैसे इन्हीं का अपडेट होता रहता है, बच्चे इन्हीं के अनुसार व्यवहार करते हैं। बाद में धीरे धीरे और मूल प्रवृत्तियां
और जो संवेग है वो डेवलप होते हैं, जैसे कि ईर्ष्या करना, किसी से जलन, ये सब कब, ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं। शुरुआत में ये शेषावस्था में बच्चे जो मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही अपना व्यवहार करते हैं, जैसे किसी अजनबी को देखकर डर जाना, तो ये क्या है, डर क्या है, ये मूल प्रवृत्ति है जो जन्मजात होता है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तब भी हम जैसे उनके साथ खेल रहे हैं तो वो डर जाते हैं, कोई नई चीज को देखकर उनको तुरंत छूने की इच्छा होती है, ये क्या मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। संवेगों का प्रदर्शन, जैसे बच्चे, हमने देखा है कि जैसे बड़े हैं वो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, संवेगों पे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन छोटा बच्चा रो रहा है तो बड़ा जोर से रो रहा है, हंस रहा है तो बड़ा ही हंस रहा है, शैतानी कर रहा है तो बहुत शैतानी कर रहा है, तो उनमें क्या होता है, उनमें संवेगों में कंट्रोल नहीं होता, उनके संवेग हमें क्लियरली दिखते हैं। जैसे उन्हें कोई चीज भूख लगी तो वो रो रहा है, तो लेकिन बड़ा बच्चा ऐसा नहीं करता, बड़ा बच्चा सीधे जाके बोलेगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, लेकिन छोटा बच्चा रोने लग जाएगा, या अगर उसे किसी ने कुछ भी बोल दिया तो वो गुस्सा करेगा। ये क्या है, उनके संवेग जो है क्लियरली शो होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनको नैतिकता या अनैतिकता का समझ नहीं होती, क्या सही है क्या गलत है, तो इसी वजह से उनके संवेगों का प्रदर्शन हमें क्लियरली दिखता है। सामाजिक भावना का अभाव, सामाजिकता का अभाव होता है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्या समाज है, क्या, वो बस ये जानती है मेरी मम्मी है, ये पापा है, ये भैया है या दादा दादी, वो उनका समाज बस यहीं तक लिमिटेड होता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि शेयरिंग क्या होती है, जैसे मेरा खिलौना है, ये मेरा खिलौना है, वो किसी और को देगा नहीं। तो शेषवावस्था में जो अवस्था होती है, शेषवावस्था में सामाजिक भावना का अभाव होता है, बच्चों को अकेले खेलना ज्यादा पसंद होता है। जैसे बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था में आते आते बच्चे शेयरिंग करना सीख जाते हैं, अपनी चीज दूसरों से बांटना सीख जाते हैं, फिर दूसरों के साथ मिलकर खेलना सीख जाते हैं। तब क्या होती है, तब धीरे धीरे सामाजिकता डेवलप होती है। लेकिन शेषावस्था में बच्चे अकेले खेलना, अकेले रहना ज्यादा पसंद होगी। जैसे कि एक 3 साल का बच्चा है और एक 1 साल का बच्चा है, दोनों भाई बहन है, लेकिन वो अकेले खेलना ज्यादा पसंद करेगी, वो 3 साल का बच्चा। क्यों? क्योंकि उनमें सामाजिकता का अभाव होता है, उनको लगता है ये मेरा खिलौना है, वो अगर छोटा बच्चा लेगा तो वो उससे छीन लेता है। क्यों? उसको लगता है कि ये मेरा खिलौना है, उसमें उसमें सही गलत का कोई, उसमें सही गलत क्या होता है ये चीज उसमें कोई नॉलेज नहीं होती उसको, उसको लगता है कि ये मेरी चीज है तो ये मेरी ही है। उनमें कोई सामाजिकता की भावना नहीं होती कि कैसे बड़ों को बोलना होता है, कैसे उनका सम्मान करना होता है, जैसा वो देख रहे हैं वैसा वो सीखते हैं। ऐसे काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, ये किसने कहा था, फ्राइड के अनुसार। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे, जैसे बच्चे माता का दूध पी रहे हैं तो उनमें ये काम प्रवृत्ति दिखाती है कि अब बच्चा अपने शरीर के अंगों में जिज्ञासा देखता है कि ये क्या है, जिज्ञासा फील होती है कि वो क्या चीज है, और माँ के पास रहकर सुरक्षा और सुख महसूस करता है। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं काम प्रवृत्ति की जिज्ञासा की प्रबलता होती है। ये किसने कहा था, फ्राइड के अनुसार। ये पूछ लेते हैं कि इससे रिलेटेड कौन बात करते हैं, फ्राइड। विपरीत लिंगी आकर्षण, विपरीत लिंगी आकर्षण मतलब जैसे कि अगर लड़की है, बच्ची है, तो वो अपने पापा से ज्यादा अट्रैक्ट होती है, और अगर लड़का है तो वो मम्मी के पास ज्यादा रहना चाहता है। जैसे बच्चा, हमने देखे होंगे कि लड़कियां सबसे जल्दी आसानी से घुल मिल जाती है, वो पापा के पास ज्यादा ज्यादा सेफ महसूस करती है, पापा के साथ ज्यादा रहना पसंद करती है, और जहाँ लड़का अपनी मम्मी से ज्यादा चिपका हुआ होता है। तो ये क्यों होता है, ये होता है विपरीत लिंगी आकर्षण की वजह से। क्योंकि इस समय बच्चे को, लड़का तो कहता है कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा, मम्मी के जैसा, मैं मम्मी से शादी करूंगा, और लड़की बोलती है कि मैं मेरे पापा से शादी करूंगी। ये सब, ये जो बोलते हैं बच्चे, वो उसके पीछे का रीजन क्या है कि विपरीत लिंगी आकर्षण। नेक्स्ट देखो, दोहराने की प्रवृत्ति, यानी इस समय क्या होता है, बच्चा चीजों को रिपीट करता है, जैसा हम उसके सामने, जैसे शब्द हम यूज में ले रहे हैं, बच्चा भी वैसे ही शब्द बोलेगा। हमने अगर अपशब्द बोला, अगर किसी ने गाली बोलते हुए सुना बच्चे ने, तो बच्चा भी उस गाली को रिपीट करता रहेगा, और हम सोचेंगे कि ये बच्चा कहाँ से सीखा। बच्चे ने सीखा हम ही लोगों से होता है, लेकिन उसमें क्या दोहराने की प्रवृत्ति होती है, वो हर चीज को दोहराता है। जैसे अगर मम्मी पापा बात कर रहे हैं तो उनकी बातों को दोहराने लग जाता है। उसमें क्या, हर चीज, क्योंकि उसके क्या शब्द भंडार बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वो जैसे जैसे देख रहा है वैसे वैसे वो सीख रहा है, वैसे ही शब्द वो बोलने की कोशिश कर रहा है।
इससे क्या हो रहा है, उसका जो लैंग्वेज लैंग्वेज क्या है वो डेवलप हो रही है। तो इसीलिए दोहराने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उनमें हर चीज को लेकर जिज्ञासा होती है, हर चीज को लेकर जानने की क्यूरोसिटी होती है। इसलिए वो क्या करता है, चीजों को दोहराता भी है, हर चीजों को पूछता है कि ये क्या है, क्यों है। वो खिलौना होगा तो उस खिलौने का पोस्टमार्टम कर देगा, उसको तोड़ देगा, तोड़ के देखेगा कि ये क्या हो गया, उसको चलाने की कोशिश करता है। यानी बच्चों में क्या होती है, हर चीज जानने की जिज्ञासा होती है, हर नई चीज में ज्यादा क्यूरियोसिटी दिखाते हैं। जैसे मोबाइल देखा कि ये क्या चीज है, तो उसके लिए मोबाइल लेने के लिए इतनी जिद क्यों करते हैं, क्योंकि उसने देखा है कि मम्मी पापा भी सबसे ज्यादा इस चीज को यूज में ले रहे हैं। तो ये है क्या ऐसी चीज, ये यूज में कैसे आती है, चलता कैसे है। तो ये क्या है, उनमें क्यूरियोसिटी दिखाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण यानी जैसे बच्चा चीजों को लेकर दोहरा रहा है, वैसे ही उसी प्रकार उनका अनुकरण कर रहा है। जैसा घर में व्यवहार है, जैसा माता पिता या उसके आसपास में जैसे बच्चे हैं, जैसा व्यवहार करते बच्चा भी वैसा ही करता है, जैसी चीजें वो बोलते हैं। जैसा अगर घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, तो बच्चा भी लड़ाई झगड़े ज्यादा करना सीखता है, वो भी गुस्सेल चिड़चिड़ा सा होता है। अगर घर में बड़ों का सम्मान किया जाता है तो बच्चा भी वही चीज सीखेगा, क्योंकि बच्चा दूसरों को देखकर ज्यादा सीखता है बजाय उनके सुन के। जैसे अगर हम उसको समझाना चाहेंगे, उसके बजाय बच्चा दूसरों को देखकर ज्यादा सीखेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जैसा अगर आपको जैसा सिखाना है, तो आपको वैसा पहले व्यवहार खुद को भी करना पड़ेगा, ताकि बच्चा वैसा सीखे। समस्या अवस्था, समस्या यानी इस समय बच्चे में काफी चीजों को लेकर समस्या होती है। बच्चों को लेकर जैसे समझो इसे, बच्चा क्या होता है इस समय, वह क्या होता है, जिद्दी होता है। हर चीज क्या है, खुद करना होता है, वो हर चीज खुद करना चाहता है। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल से खुद ही कॉल करना चाहेगा। छोटा सा बच्चा खुद से ही वो कॉल मिलाने की ट्राई करेगा, खुद ही फोन काटने की लगेगा, ट्राई करेगा। तो ये सब क्या है, बच्चा जैसे खुद है तो वो चाहेगा कि वो खुद ही कपड़े खोले, खुद ही कपड़े पहनने की, शूज पहनने की ट्राई करेगा। लेकिन भले ही वो ठीक से नहीं जानता, लेकिन वो हर चीज करने की कोशिश करता है। तो ये क्या, जैसे खिलौना टूटने पर परेशान हो जाना, ये क्या समस्या अवस्था होती है। वो हर चीज खुद से ट्राई करना चाहता है, भले उससे होता नहीं है। तो वो क्या उसके लिए, हमारे लिए तो एक तरह से प्रॉब्लम है, लेकिन यही उसको क्या सिखाएगा। समस्या अवस्था अगर बोले तो कौन सी होती है, शेषावस्था, जहाँ पे बच्चा नई नई समस्याएं होती है, जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करना, शूज पहनने की, या चीजें नहीं मिलने पर जोर जोर से रोना। तो ये सब क्या है, समस्या अवस्था कहलाती है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, हमने देखा था कि इलॉजिकल बातें करते हैं कि चांद मेरे साथ में चल रहा है, गुड़िया रो रही है, टेबल ने मुझे मारा। तो ये सब क्या है, इलॉजिकल बातें। यानी अतार्किक चिंतन कि अंधेरे कमरे में क्या होता है, भूत होता है। कोई कोई उसने किसी आदमी को देखकर उसे बाबा जी, जैसे हमने बोला कि बाबा जी है, कि बाबा जी आपको ले जाएंगे, तो उसको बाबा जी मान लेना कि उनको ले जाएंगे, खा जाएंगे। तो ये क्या है, अतार्किक चिंतन की अवस्था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी बच्चा क्या है, बच्चे में क्या शर्मीलापन, या वो खुद में ही ज्यादा रहता है, शांत रहता है। ये क्या है, अंतर्मुखी। जैसे कम लोगों के साथ में मिलना, किसी अनजान के साथ में नहीं जाना। तो ये क्या अंतर्मुखी व्यक्तित्व दिखाता है। अकेले अकेले खेलना पसंद करना, या जल्दी घूमने, ज्यादा जल्दी किसी से घुलना मिलना नहीं। तो ये क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है इसमें। प्राक स्कूल अवस्था, प्री स्कूल एज, इस समय बच्चा सबसे पहले, ये शुरुआती टाइम होता है जब बच्चा क्या होता है, स्कूल जाने की शुरुआत होती है, जब वो स्कूल जाने लगता है। जैसे इसी अवस्था में बच्चा बोलना, चीजों को पहचानना, जैसे कोई नए नए रंग है, गिनती है, कविता है, इन चीजों को सीखता है। ये क्या प्री स्कूल अवस्था होती है, जहाँ पे बच्चा, हमें ध्यान है कि बच्चा तीन साल की एज में बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, प्री स्कूल जाने लग जाता है, जैसे प्ले स्कूल से होते हैं आजकल, या LKG HKG UKG। तो ये टाइम क्या है, प्री स्कूल। इस समय बच्चा बाहर अपने घर से पहली बार बाहर निकलता है, वो बाहर, घर के बाहर पहली बार रुकने की सीखता है। अब इससे क्या होगा, प्री स्कूल से क्या होगा, बच्चा जब वो बड़ी स्कूल, बड़ी क्लास में जाएगा, तो वो बैठना टिकना सीखेगा, चीज़ों को समझना सीखेगा, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सीखते हैं, कैसे काम आता है। तो ये क्या है,
शुरुआती टाइम है जब बच्चों की नींव बनती है। बच्चे क्या बाहर रुकना सीखते हैं, स्टेबल होना सीखते हैं, बिना पेरेंट्स के रहना सीखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, नए नए अपने लैंग्वेज में डेवलपमेंट होता है, ABCD सीखना, गिनती सीखना, हिंदी सीखना। तो ये सब क्या है, ये प्राक स्कूल अवस्था में होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो अन्वेषणात्मक अवस्था। बच्चा अब हर चीज के बारे में वो जानना चाहता है, खोज करता है, हर चीज को छूकर, चीजों को खोलकर या मुंह में लेकर हर चीज को जानने की कोशिश करता है। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई खिलौना है तो उसे अंदर से खोल कर देखना कि क्या है, ये कैसे चलता है। जैसे मिट्टी, पानी, पत्ते आदि को छूकर ये क्या महसूस करने की कोशिश करते हैं, क्या है, फूल है। तो नई नई जो भी उनके लिए क्या हर चीज़ नई है, तो हर चीज़ को ऐसे वो जानना चाहते हैं। तो खोजी अवस्था, इसलिए बोलते हैं अन्वेषणात्मक, जिसे अन्वेषण का मतलब क्या होता है, खोज। यानी इस टाइम पे बच्चा हर चीज़ों को छूकर या खुद के जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चीज़ों को सीखता है, उनको उनके बारे में जानना चाहता है, इसलिए अन्वेषणात्मक अवस्था। पहले अकेले व बाद में साथ में खेलने की प्रवृत्ति। बच्चा पहले अकेले ही खेलता है, जैसे 3 साल तक का बच्चा लगभग अकेले खेलना पसंद करता है, बाद में धीरे धीरे वो दूसरों के साथ में खेलने में उसमें डेवलपमेंट होता है, वो दूसरों के साथ खेलना सीखता है धीरे धीरे। खिलौने हैं उनको बांट के सीखना, खिलौनों को दूसरों को देकर आपस में साथ में खेलना सीखता है। तो ये कब होता है, ये होता है बाद में। पहले तो वो अकेले ही खेलता है, धीरे धीरे बाद में वो दूसरों के साथ में खेलना सीखता है। काल्पनिक जगत में विचरण, जैसे परियों की कहानी, पिता को घोड़ा समझना, यानी वो क्या इमेजिनेशन में जीता है। जैसे कि अगर कोई कार्टून देख रहा है तो उसे क्या लगता है, वो क्या है, रियल। कोई कार्टून का जो कैरेक्टर है वो क्या है, रियल है, वो उसे क्या मानता है, असली मानने लग जाता है। तो यही क्या है कि काल्पनिक जगत में जीतना, यानी खुद को क्या मानना, सुपर हीरो मान लेना, कि जैसे कार्टून में देखा सुपर हीरो है, या कोई स्पाइडरमैन है तो खुद भी वैसा ही, खुद को वैसे ही ट्रीट करने लग जाता है, खुद को वही मानने लग जाता है। तो ये क्या है, कल्पना शक्ति की इसमें क्या होती है, सजीवता होती है। नेक्स्ट है शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप। अब शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप वैलेंटाइन के अनुसार, तो वैलेंटाइन ने क्या कहा कि शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल, ये हमने देखा था कि वैलेंटाइन ने शेषावस्था को क्या कहा, सीखने का आदर्श काल माना। उचित वातावरण, उचित व्यवहार और जिज्ञासा की संतुष्टि, यानी जो शिक्षा का स्वरूप है, उचित वातावरण में बच्चों को अच्छे से शिक्षा दी जाती है, उचित व्यवहार और जिज्ञासा की संतुष्टि करना, जिस प्रकार से बच्चे क्या है सही से सही तरीके की शिक्षा ले पाए। क्योंकि देखो जैसा वातावरण, अगर सही वातावरण नहीं दिया जाएगा तो बच्चा गलत चीजें सीखेगा। अगर उचित व्यवहार नहीं देखेगा या उचित व्यवहार करना नहीं सिखाया जाएगा तो बच्चे का आगे जाके भी वैसा ही व्यवहार होगा। और अगर उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं की जाएगी, जैसे वो कोई चीज़ जानना चाहता है, कोई चीज़ वो उसको कोई चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी है, अगर उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं की गई तो बच्चा क्या हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा, वो फिर आगे पूछेगा ही नहीं, वो कोई चीज़ जानना ही नहीं चाहेगा। तो इससे क्या होगा, उसमें आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी। और हमें ये उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि करनी चाहिए ताकि उसमें आत्मविश्वास में क्या, उसका आत्मविश्वास बढ़े और सीखने की उसकी इच्छा बनी रहे। इसलिए जिज्ञासा की संतुष्टि करनी भी जरूरी है। आत्मनिर्भरता का विकास, निहित गुणों का विकास, आत्म प्रदर्शन का अवसर, अच्छी आदतों का निर्माण, ये सब क्या है, ये शेषावस्था में होता है कि आत्मनिर्भरता का विकास होता है। बच्चे जैसे खुद से काम करना चाह रहे हैं तो बच्चों को खुद से काम करने दो, इससे क्या होगा, उनमें आत्मनिर्भरता का विकास होगा कि वो खुद से काम करना सीखेंगे, कैसे खुद की चीजों को, खुद की समस्याओं को सुलझाना सीखेंगे। आत्म प्रदर्शन का अवसर, अच्छी आदतों का निर्माण, उनको खुद को जो वो कर रहे हैं उसको आत्म प्रदर्शन उनका खुद का उनको करने दो, उनकी इमोशंस को बाहर आने दो, ना कि उनकी इमोशंस को दबाओ। अगर हम दबाएंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, वो पिछड़ जाएंगे, उनमें क्या होगा, उनमें आत्मविश्वास का डेवलपमेंट नहीं होगा। उनकी इमोशंस को बाहर निकलने दो, फिर उनको समझाओ कि कहाँ कैसा व्यवहार करना सही है, कहाँ क्या करना गलत है। इससे क्या, उनकी अच्छी आदतों का भी निर्माण होगा। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। क्रिया द्वारा शिक्षा, खुद को करने दो, करके बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है।
चित्रों व कहानियों के द्वारा शिक्षा। अब बच्चा, छोटे बच्चे को अगर हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या समझ पाएगा? बच्चों को हमें दिखा के, ताकि बच्चे क्या अच्छे से सीख पाए। खेल द्वारा शिक्षा, खेल खेल में सिखाना, क्योंकि बच्चे शैशवावस्था में बच्चों को खेलना ज्यादा पसंद है, उनको खिलौनों के द्वारा खेल के सिखाओ, ताकि, तो ये प्री स्कूल एज है, जो जो प्री स्कूल्स होती है उसमें भी यही किया जाता है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, कि जिससे वो खेल खेल में चीजें सीखना, पढ़ना और बाहर, अपने घर से बाहर टिकना सीख जाते हैं, कहाँ कैसे रुका जाता है, बिना बिना अपने घर के भी बाहर रुका जाता है। वास्तविकता का ज्ञान करवाना चाहिए, कि रियलिटी को भी बताना चाहिए। हम सोच रहे कि बच्चा काल्पनिक जगत में जी रहा है तो उसे वैसे ही रहने दो, पर उसको रियलिटी भी बतानी चाहिए कि क्या वास्तविक है, क्या सही है, कि बच्चा ये क्या है, ये क्या है, जैसे गुड़िया है तो ये खिलौना है, ना कि ये क्या असली नहीं है। तो ये चीजें भी बच्चों को बतानी चाहिए, तो जिससे क्या होगा, वो जो रियलिटी में भी जिएंगे, उनको क्या वास्तविक है, क्या सही है, वो भी समझ आएगा। तो आज हमने इसकी शैशवावस्था की पूरी विशेषताएं देख ली कि क्या होता है शैशवावस्था में, शैशवावस्था में किस प्रकार का बच्चा व्यवहार करता है और किस प्रकार से उनकी शिक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम बाल्यावस्था के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।